संपूर्ण भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश के हरदा जिले में पटाखे की एक फैक्ट्री में भीषण विस्फोट हुआ। यह विस्फोट इतना भीषण था कि पूरा इलाका जलकर खाक हो गया। इसमें 11 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 100 से ज्यादा लोग झुलस गए हैं। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि इस विस्फोट की वजह से आसपास के करीब 50 घर आग की चपेट में आ गए हैं। वहीं जान बचाने के लिए लोग इधर उधर भागते हुए नजर आ रहे हैं। और इस दर्दनाक हादसे के बाद मौके पर प्रशासनिक अमला सहित फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी पहुंची। आनन फानन में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। हादसे पर एमपी के सीएम मोहन यादव ने दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि प्रशासन मुस्तैदी के साथ राहत और बचाव में जुटा है। फैक्ट्री गोदाम और फैक्ट्री है पटाखा की बैरागढ़ में, तो वहाँ पर सुबह विस्फोट हुआ है और अभी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अभी तक 59 लोग इंजर्ड होने की हमें सूचना मिली है और अभी कंटिन्यूसली रेस्क्यू ऑपरेशन डेथ की हमें रिपोर्ट मिली है। घायलों को हम लोग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी उपचार करा रहे हैं और जो गंभीर रूप से घायल हैं उनको हम भोपाल और इंदौर भी रिफर कर रहे हैं। सुबह ब्लास्ट हुआ है और भीषण आग लगी है, जिसकी वजह से कुछ लोग घायल भी हुए हैं। करीब 20-25 लोग हमने जिला अस्पताल में एडमिट भी कराए हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन अभी जारी है। आसपास के जिलों से हमने एम्बुलेंस डॉक्टर्स की टीम और स्टेट डिजास्टर रिस्पांस टीम और एनडीआरएफ की टीम को भी बुलाया है और रेस्क्यू ऑपरेशन पूरे जिला प्रशासन की ओर से जारी है। सिर्फ 20-25 लोगों को हमने एडमिट किया है और कुछ लोग क्रिटिकल भी हैं, अभी नहीं आया है। फैक्ट्री में विस्फोट हुआ है। इस विस्फोट में अभी तक मेरी जानकारी में लाया गया है कि लगभग 6 लोगों की मृत्यु हुई है और 50 से ज़्यादा लोग इसमें घायल हुए हैं। इस घटना की जानकारी आते ही हमने तुरंत अपने प्रशासन को एक करते हुए जो हो सकता है वो सब करने के लिए लगभग 50 से ज़्यादा एम्बुलेंस हमने रवाना कर दी है। इसमें घायलों के लिए तुरंत नज़दीक के हॉस्पिटल में इसकी सुविधा मिले। बर्न यूनिट चालू हो गया, इसलिए इंदौर, भोपाल, होशंगाबाद सभी दूरभाषी पर डॉक्टरों की टीम तैनात कर दी। साथ ही साथ एक हेलीकॉप्टर से मेरे अपने कैबिनेट में जानकारी देने से मंत्री राव प्रताप सिंह, एसीएस अजीत केसरी, डीजी होम को इस स्पॉट पर रवाना किया। 400 से ज़्यादा पुलिस बल भेजा है और भारत सरकार को भी अवगत कराया, जिसके माध्यम से वो तुरंत उनके यहाँ से मदद मिले। और हम इस पूरी प्रयास में है कि हर हालत में किसी भी तरह सबसे पहले आग पे काबू पाया जा सके। जो भी घायल हैं उनको यथायोग्य मदद मिले। हमने घोषणा की है कि जो भी घायल होगा उसका इलाज पूरा मुफ्त किया जाएगा। जिनके घर में ये घटना घटी है या जिनकी मृत्यु हुई है उनको परिवार को लगभग 4 लाख रुपए प्रति परिवार उसमें देने की हमने घोषणा की है। गृह मंत्री अमित शाह ने हरदा की पटाखा फैक्ट्री की मौत पर दुख जताया है। उन्होंने कहा कि हादसा दुखद है। स्थानीय प्रशासन राहत और बचाव के लिए हर संभव मदद पहुंचा रहा है। इस घटना में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। हरदा में हुए हृदय विदारक हादसे पर मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और पार्टी के सीनियर नेता शिवराज सिंह चौहान ने संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने कहा यह हादसा बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। सीएम मोहन यादव ने तत्परता से कार्रवाई की है, राहत के लिए हर संभव उपाय किया है। सीएम लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। सीएम शिवराज ने हरदा हादसे पर दुख जताया। पीएम मोदी गोवा के दौरे पर हैं। गोवा दौरे पर पीएम मोदी ने कई परियोजनाओं को देश के नाम समर्पित किया। उन्होंने इस दौरान ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन के सी सर्वाइवल सेंटर का उद्घाटन किया, जिसमें समुद्री रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। पीएम ने इसके बाद इंडिया एनर्जी वीक 2024 का उद्घाटन किया, जो कि 9 फरवरी 2024 तक चलेगा। गोवा में पीएम मोदी इस दौरान विश्व के अग्रणी तेल और गैस कंपनियों के सीईओ और एक्सपर्ट से संवाद करेंगे। इतना ही नहीं, मोदी ने कहा इंडिया एनर्जी वीक का आयोजन बेहद महत्वपूर्ण है। इस वित्तीय वर्ष के पहले 6 महीने में भारत की जीडीपी दर एक बार फिर 7.5% तक बढ़ी। ये अनुमानित ग्लोबल ग्रोथ रेट से ज्यादा है। दुनिया में भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था वाला देश है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भी अनुमान जताया है कि भारत की ऐसी ग्रोथ जारी रहेगी। गोवा दौरे पर पीएम मोदी गोवा को 1330 करोड़ की सौगात ओएनजीसी सी सर्वाइवल सेंटर का उन्होंने उद्घाटन भी किया। कल्पना कर सकते हैं भारत जैसे देश में इस योजना का कितना बड़ा असर होने जा रहा है। इससे
आपके लिए भी इस पूरी सोलर वैल्यू चेन में निवेश की बहुत बड़ी संभावना बनने वाली है। साथियों, आज भारत ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के कारण भारत जल्द ही हाइड्रोजन प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट का केंद्र बनने वाला है। कल्पना उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने के लिए बिल पेश कर दिया है। इसे समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 बिल नाम दिया गया है। समान नागरिक संहिता का बिल अगर विधानसभा में पास हो जाता है तो इसे फिर राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। राज्यपाल के दस्तखत होते ही ये कानून बन जाएगा। इसके साथ ही समान नागरिक संहिता लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बन जाएगा। अभी गोवा में समान नागरिक संहिता लागू है, लेकिन वो पुर्तगाल के शासन से ही है। मैं आपकी अनुज्ञा से समान नागरिक संहिता उत्तराखंड विधेयक 2024 को पुनर्स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा चाहता हूँ। प्रश्न यह है कि समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक को पुनर्स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए। जो माननीय सदस्य के पक्ष में उपचार हैं, जो माननीय सदस्य के विरोध में उपचार नहीं है, बाकी संख्या मैं आपकी अनुज्ञा से समान नागरिक संहिता उत्तराखंड विधेयक 2024 को पुनर्स्थापित करता हूँ। प्रतिज्ञा वितरित की जाए, प्रतिज्ञा दे दी जाए। उत्तराखंड विधानसभा में पेश हुए यूसीसी बिल पर बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने कहा कि यूसीसी बिल पास हुआ है और बिल सभी महिलाओं के लिए बहुत अच्छा है। इससे सभी वर्ग की महिलाओं को लाभ मिलेगा। मुझे गर्व है कि हमारी सरकार ने ये काम किया है। सबका बेनिफिट, वी आर वेरी हैप्पी व्हाट हैज हैपेंड एंड ये जो पास हुआ है रूल, जिसकी वजह से सारे महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छा है, बहुत ही नाइस गुड न्यूज़ फॉर देम कि सबका बेनिफिट होगा इसमें। सब वर्ग के महिलाएं, नॉट ओनली हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ऑल काइंड ऑफ women will be benefited. They were deprived of many things for the last so many years. So उनके लिए अच्छा है, हमारी सरकार ने ये किया है, ये काम इतना अच्छा काम। So I am very proud and I feel very happy. उत्तराखंड की विधानसभा में यूसीसी पर बिल पेश हो गया है। एक तरफ जहां बीजेपी इसे अपना मास्टर स्ट्रोक बता रही है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेता लगातार इस बिल का विरोध कर रहे हैं। उत्तराखंड विधानसभा में पेश हुए यूसीसी बिल पर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने भी आपत्ति जताई है। उन्होंने सरकार को घेरते हुए कहा कि सरकार बेरोजगारी, महंगाई, आर्थिक असमानता और महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध पर बात नहीं कर रही है। सरकार केवल देश को विचलित कर रही है। आगे उन्होंने कहा कि सरकार इसमें विफल होगी। डिस्ट्रैक्ट कखन के दूसरे टर्म के बाद ऐसा क्यों है कि चुनाव के पहले ये सारे चीज़ें करनी है? ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर ये वो नहीं करेंगे तो आप इसी पर सवालों में कैसे उलझे रहिएगा? आप कब बेरोजगारी पर, महंगाई पर, आर्थिक असमानता पर, महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध पर आप कब बातें करिएगा? आप कब बातें करिएगा कि इस देश की सरकार दिन दहाड़े कृषि पर, सामाजिक कल्याण पर, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर बजट काटती है? अगर ये नहीं करेंगे तो कैसे आपको और बाकी देश को उलझाए रखेंगे? ये कुछ नहीं है, ये देश को डिस्ट्रैक्ट करने के तरीके हैं और इसमें वो बिल्कुल विफल होंगे। विधानसभा चुनाव में जीत के बाद से ही बीजेपी लोकसभा चुनाव की तैयारी तेजी से इसमें जुट गई है और इसी के तहत अब बीजेपी ने गांव चलो अभियान की
कार्य योजना बनाई है, जिसकी शुरुआत 7 फरवरी से होने जा रही है। यह अभियान 11 फरवरी तक चलेगा और इस अभियान के तहत बीजेपी की कोशिश लोकसभा चुनाव से पहले ग्रामीण मतदाताओं से सीधे संपर्क स्थापित करने की है, उन्हें अपने पाले में करने की है। बीजेपी प्रदेश महामंत्री इस अभियान की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि सभी कार्यकर्ताओं को अलग अलग गाँव की जिम्मेदारी दी गई है। हर गाँव में कार्यकर्ता 24 घंटे रुककर वहां पर अलग अलग कार्यक्रम के जरिए लोगों से बातचीत करेंगे, जिसके आधार पर कई मंत्रियों को लोकसभा चुनाव के लिए टिकट मिलेगा। दिल्ली में सत्ताधारी आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं से जुड़े 12 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी जारी है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित मामले में ये कार्रवाई की है। ईडी ने जिस मामले में कार्रवाई की है वो दिल्ली जल बोर्ड द्वारा जारी टेंडर में बरती गई अनियमितताओं से जुड़ी है। ईडी ने इस मामले में सीबीआई की एफआईआर और दिल्ली एंटी करप्शन ब्रांच से संबंधित केस के आधार पर बीते साल जांच शुरू की थी। तभी से प्रवर्तन निदेशालय दिल्ली जल बोर्ड के संबंध में 2 अलग अलग कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच में जुटी थी और इस संबंध में पिछले साल जुलाई 2023 में ईडी ने दिल्ली, एनसीआर, केरल, चेन्नई में 16 जगहों पर छापेमारी की थी। दिल्ली में आज सुबह से ही आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेताओं के ठिकाने पर ईडी सुबह से ही रेड कर रही है। आपको बता दें, जल बोर्ड में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ये रेड की जा रही है। हम लोग इसका मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद एनडी गुप्ता के यहाँ पर, जहाँ पर आज सुबह से ही ईडी की टीम 7 बजे से ही पहुंची हुई है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीएस वैभव कुमार के यहाँ पर भी जो है ईडी की टीम सुबह से ही रेड कर रही है। मामले की बात की जाए तो केंद्र एजेंसी दिल्ली जल बोर्ड के टेंडर प्रक्रिया में अनियमितताओं की जांच कर रही थी, जिसमें सीबीआई और दिल्ली सरकार के भ्रष्टाचार निरोधक शाखा की एफआईआर के आधार पर ईडी जो है ये कार्रवाई कर रही है। एफआईआर में आरोप लगाया है कि दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों ने इलेक्ट्रॉनिक मीटर की आपूर्ति उन्हें लगाने, टेस्टिंग और कमीशन के लिए टेंडर देते समय कंपनियों को लाभ पहुंचाया है। उसी मामले में जो है आज सुबह से ही जो है ईडी जो है लगातार आम आदमी पार्टी के कई नेताओं के घर पर जो है रेड कर रही है। बताया जा रहा है लगभग 10 ठिकानों पर जो है ये रेड जारी है, लेकिन जो बड़े नेता हैं जैसे कि राज्यसभा सांसद एनडी गुप्ता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीएस वैभव कुमार के यहाँ पर जो है रेड चल रही है। सुबह 7 बजे से ही ईडी की टीम यहाँ पर पहुँची हुई है। अब देखना यही होगा कि आखिरकार ईडी की रेड कितने घंटे तक यहाँ पर चलती है और जब ईडी यहाँ से निकलती है तो क्या पुख्ता सबूत ईडी यहाँ से अपने हाथों में लेकर निकलती है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं एनडी गुप्ता का ये मकान है गुलमोहर मार्ग में, जहाँ पर ये ईडी की टीम पहुँची हुई है और सुबह 7 बजे से ही ये ईडी की रेड जारी है। आपको बता दें वहीं जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी लगातार ईडी के ऊपर निशाना साध रही थी और आज सुबह आतिशी ने जिस तरीके से ईडी को एक्सपोज भी किया, कहीं ना कहीं एक तरफ आम आदमी पार्टी ईडी के ऊपर हमलावर हो रही थी, दूसरी तरफ ईडी भी अपनी कार्रवाई को थामने का नाम नहीं ले रही है। लगातार आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेताओं को आपराधिक करार देते हुए उनके यहाँ पर रेड कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट अरब के साथ भावना, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। ईडी का अपना काम है, सुप्रीम कोर्ट का अपना काम है। ईडी अपना काम कर रही है, प्रूफ है, जाइए कोर्ट में जाइए, कोर्ट में जाके सबूत दीजिएगा, आप छुट जाएंगे, बच जाएंगे। क्यों छुप रहे हैं, क्यों डर रहे हैं ईडी से भाई आप? और आपके इतने बड़े बड़े नेता हैं, जेल में पड़े हुए हैं, अगर इतने साफ सुथरे तो जमानत क्यों नहीं होगी उनको? और आपको डर क्यों लग रहा है? क्यों केजरीवाल ने सर्वे कराया है कि मैं जेल से सरकार चलाऊंगा या बाहर से चलाऊंगा? उसको मालूम था ना गुनाह किया है, जेल में जाने वाला है, और उस डर से सारा ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। उससे बचने के लिए सारे नाटक और ड्रामा कर रहे हैं। ये समझ के चल रहे हैं जिसने गुनाह किया है वो बचेगा नहीं, चाहे कितना भी ड्रामा करे। देखिए, अगर कोई केंद्रीय जांच एजेंसी है तो उसे पूरा हक है अगर कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है उसे रोकने का, लेकिन वो तटस्थ होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए। ऐसा नहीं कि चुन चुन कर किसी को टारगेट किया जाए। ये बहुत गलत हो रहा है इस देश में। इसके पहले ऐसा कहीं नहीं हुआ था। इतना बायस्ड जो एजेंसियां हैं, आपने देखा होगा कि कई बड़े बड़े नाम हैं, नाम मैं क्या गिनाऊं, आप सभी जानते हैं कि जो कि पहले दूसरी पार्टियों में थे, उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाते रहे भाजपा के नेतागण, और जैसे ही वो भाजपा के पाले में आए उनके खिलाफ बोलना भी बंद कर दिया, एजेंसियां भी वहां जाना बंद कर दी। किसी का केस ऐसे ही पड़ा हुआ है, किसी को बिल्कुल पाक साफ घोषित कर दिया गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद एनडी गुप्ता और सीएम के सचिव के घर पर छापेमारी हुई। इसको लेकर दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने केंद्र सरकार पर आम आदमी पार्टी को डराने के आरोप लगाए हैं। आतिशी ने कहा कि ईडी ने ऑडियो रिकॉर्डिंग क्यों डिलीट कर दी, इसका जवाब कौन देगा? ईडी सिर्फ बीजेपी के इशारों पर काम करती है।
सारे सवाल जवाब। आम आदमी पार्टी के पास विश्वसनीय सूत्रों से ये खबर है कि जब से ये एक्साइज पॉलिसी का इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ है, पिछले 1.5 साल की सारी इंटेरोगेशन, सारे सवाल जवाब जो हुए हैं ईडी में, सबकी ऑडियो फुटेज को डिलीट कर दिया गया है इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट द्वारा, ईडी द्वारा। ये क्या दिखाता है कि जो एक तो रिकवरी नहीं हुई, सबूत नहीं मिला, और जो स्टेटमेंट्स थी, जो एकमात्र आधार थी ईडी के केस का, वो सारी स्टेटमेंट्स भी फर्जी हैं। क्योंकि अगर स्टेटमेंट फर्जी नहीं होती। हरदा फैक्ट्री विस्फोट में घायलों से मिले सीएम मोहन, और सीएम मोहन यादव ने घायलों का हालचाल जाना। मृतक के परिवारों से भी सीएम मोहन मिले। तो हरदा हादसे में जो लोग घायल हुए हैं उनसे मिलने के लिए अस्पताल पहुंचे सीएम मोहन यादव। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने घायलों का हालचाल जाना और किस तरह से इलाज चल रहा है ये भी देखा। तो 100 से ज़्यादा लोग इस हादसे में घायल हुए हैं। हरदा की फैक्ट्री में जो ब्लास्ट हुआ था उसमें 100 से ज़्यादा लोग घायल हो गए हैं, 11 लोगों की जान चली गई। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। सीएम मोहन यादव पहुंचे हुए हैं घायलों से मिलने के लिए, उनका हालचाल जानने के लिए। वो हरदा में जो विस्फोट हुआ था उसमें घायलों का हालचाल लेने के लिए पहुंचे हुए अस्पताल। उनसे पूछ रहे हैं कि आखिर क्या हुआ था उस दौरान, और इलाज की पूरी व्यवस्था सीएम मोहन यादव कर रहे हैं, किसी तरह की कोई कमी ना हो। एयरलिफ्ट भी कई घायलों को कराया गया, जिसके चलते उन्हें जल्द से जल्द इलाज मिल पाए, और इसके लिए सेना की मदद भी ली गई। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम को मौके पर लगाया गया कि जल्द से जल्द सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया जाए। ग्रीन कॉरिडोर का निर्माण किया गया जिससे कि घायलों के इलाज में कोई समस्या ना हो। देखो, 12 मरीज यहाँ लाए गए थे, उसमें से एक नहीं रहे, 11 मरीज हमारे यहाँ है, और सरकार सारे प्रबंधन कर रही है हर हालत में जो भी घायल है, और करीब करीब सभी होश में 2 का ऑपरेशन चल रहे हैं। 9 लोगों से मैं मिल के आया हूँ, और जिस प्रकार की जानकारी हम सबको है लगभग 11 लोग दिवंगत हुए हैं, और इस संबंध में अभी भी जहाँ घटना घटी वहाँ रेस्क्यू चल ही रहा है, और कोशिश कर रहे हैं कि पूरी घटना के बारे में जैसे सबको जानकारी हो। देखो, 12 मरीज यहाँ लाए गए थे, उसमें से तो सीएम मोहन यादव ने यहाँ घायलों का हालचाल जाना। और हरदा में फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ था, जो 100 से ज़्यादा लोग जिसमें घायल हो गए हैं, और ये काफ़ी घातक रहा। 11 लोगों की जान इसमें चली गई है। सीएम मोहन यादव लगातार अपडेट लेते रहे, और सीएम मोहन यादव ने यहाँ घायलों का हाल तो जाना ही, और अब खुद वो हरदा जाएंगे मौके का जायजा लेने के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो फैक्ट्री थी बताया जा रहा है उसमें अचानक विस्फोट हुआ, और ये विस्फोट इतना भयावह था कि यहाँ पर 100 से ज़्यादा लोग घायल हो गए और 11 लोगों की जान चली गई। कल सीएम मोहन यादव हरदा भी जाएंगे, वहाँ का दौरा करेंगे, निरीक्षण करेंगे, और ये जो बड़ी लापरवाही देखने को मिली है इस पर जांच भी बिठाएंगे। तो लगातार ये बात कही जा रही थी कि हरदा फैक्ट्री आखिर किस तरह से इसका निर्माण यहाँ पर हो रहा था, और कैसे ये फैक्ट्री यहाँ पर पटाखों को बना रही थी, क्योंकि जो गाइडलाइंस, जिन नियमों का पालन करना चाहिए वो यहाँ पर पालन नहीं किए गए थे, और अवैध फैक्ट्री ये बताई जा रही है। इसको लेकर सीएम ने जांच के आदेश भी दे दिए हैं। और वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी के रडार पर हैं। ईडी ने केजरीवाल के अब तक 5 समन जारी कर चुकी है, और बावजूद इसके केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हुए हैं, जिसके बाद दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम ने केजरीवाल को नोटिस दिया। वहीं इस पर बीजेपी हमलावर हो गई है। क्या कुछ कहना है बीजेपी नेताओं का, ये आपको सुनाते हैं। दिल्ली ऐसी ठगी हुई महसूस कर रही है। मेरा सिंपल सा इस संबंध में कहना है कि हम गिनते गिनते हैरान हो गए कि डीटीसी घोटाला, जल घोटाला, शराब घोटाला, जासूसी कांड घोटाला, इतने घोटाला कर दिए इन लोगों ने कि अब घोटाला गिना नहीं जाता, और ये लोग जांच में सहयोग नहीं करते। मेरा मानना है कि संविधान को, कानून को कड़ाई से काम करना चाहिए। दिल्ली ऐसी ठगी हुई महसूस कर रही है। मेरा सिंपल सा इस संबंध में कहना है
कि हम गिनते गिनते हैरान हो गए कि डीटीसी घोटाला, जल घोटाला, शराब घोटाला, जासूसी कांड घोटाला, इतने घोटाला कर दिए इन लोगों ने कि अब घोटाला गिना नहीं जाता और ये लोग जांच में सहयोग नहीं करते। मेरा मानना है कि संविधान को, कानून को कड़ाई से काम करना चाहिए। आपसे ज्यादा भ्रष्ट पार्टी भारत में कोई नहीं है। आप खुद देखिए कि कितना भी बड़ा कोई फ्रॉडिज्म हो, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने बाद उसको बेल दे देता है। केजरीवाल इतना ब्लैटेंट करप्शन करता है और अपना नाम सब जगह से हटा के रखा है, मुख्यमंत्री विदाउट पोर्टफोलियो, जो कि यह बताता है कि केजरीवाल चाहता है कि पूरी मेरी सरकार भ्रष्टाचार में डूबी रहे, पर मैं उसमें कहीं लिप्त नहीं हूं। पर मुख्यमंत्री और मुखिया होने के नाते सारे भ्रष्टाचार उसके द्वारा किए जा रहे हैं और उसकी गिरफ्तारी हर हालत में होनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने आप पर जमकर हमला बोला है। मीनाक्षी लेखी का कहना है कि आपने दिल्ली के शासन मॉडल को वेंटिलेटर पर डाल दिया है। दिल्ली की आबकारी नीति सबसे बड़ा घोटाला है जिसके बारे में कोई सोच सकता है, लेकिन दिल्ली शराब घोटाले पर जहां सीएम ईडी के समन का जवाब देने से बच रहे हैं, वहीं एक और घोटाला सामने आ गया है और वो घोटाला हुआ दिल्ली जल बोर्ड घोटाला। और कल दिल्ली उच्च न्यायालय ने पाया कि अदालत में न्यायाधीशों के समक्ष एक झूठा हलफनामा दायर किया गया है। झूठे हलफनामे में खरीद प्रक्रियाओं के संबंध में कुछ टिप्पणियां हैं, जहां ऑडिट रिपोर्ट में पाया गया है कि केंद्रीय खरीद प्रक्रिया कानून का उल्लंघन करती है और जो दवाएं खरीदी जाती हैं वो घटिया हैं और उन नियमों के अनुरूप भी नहीं है जिनका पालन करने की आवश्यकता है। दिल्ली सरकार को केवल प्रचार की चिंता है, वो किसी भी कीमत पर सत्ता में बने रहने के भूखे हैं। में जहां पर दो लगातार वो लोग जो ईमानदारी कट्टर ईमानदार कहकर अपनी जगह पर बनाए थे और वायदा किया था, वही लोग कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की परिभाषा बन गए हैं और ऐसा हमें लगातार देखने को मिल रहा है। और वो चाहे अगर मैं आज हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं, जल बोर्ड की बात करूं, 5 समन ईडी के अवॉइड किए गए हैं और उन 5 समन्स के जाने के बावजूद भी ये व्यक्ति जो है ईडी के आगे नहीं गए। और किसी भी स्वास्थ्य सेवाएं जो है किसी भी राज्य की रीढ़ की हड्डी होती है और ऐसी रीढ़ की हड्डी को मजबूत करने की बजाय लगातार बर्बाद करने का काम किया। अभी तक शराब घोटाले में जहां पर 2000 करोड़ 2500 करोड़ से ज़्यादा जो है वो ईडी ने आकलन किया है कि पैसा जो है वो चुराया गया है देश का। अभी उस पर जिक्र ही चल रहा था और ईडी के समन्स का जवाब नहीं दिया जा रहा था, तो जल बोर्ड के अंदर घोटाला सामने आया। दिल्ली पुलिस ने किया आतंकी साजिश को नाकाम करने में सफलता हासिल की है और दिल्ली पुलिस ने लश्कर तैयबा के आतंकी को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आतंकी रियाज अहमद पहले भारतीय सेना में था और जनवरी 2023 में भारतीय सेना से रिटायर हुआ था। रियाज अहमद पर आतंकी साजिश के कई आरोप बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि रियाज के 3 साथी पहले कुपवाड़ा से गिरफ्तार हो चुके हैं। देश की राजधानी दिल्ली में लश्कर तैयबा का एक खूंखार आतंकी गिरफ्तार हुआ है, जिसके बाद दिल्ली पुलिस के जवानों ने आतंकी को 30 हजारीकोट के एडिशनल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अनुज कुमार सिंह के सामने पेश किया, जहां एडिशनल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अनुज कुमार सिंह ने आतंकी को ट्रांजिट रिमांड पर जम्मू कश्मीर पुलिस के हवाले कर दिया है। आपको बता दें कि आतंकी रियाज लश्कर तैयबा मॉड्यूल का कुपवाड़ा में एक्टिव मेंबर था और वो आर्मी से रिटायर्ड था। रियाज एलओसी के पार से हथियारों को लेने और उनके इस्तेमाल के लिए दूसरे आतंकियों को सप्लाई करता था। ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में पूजा की अनुमति पर रोक लगाने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मस्जिद की इंतजामिया कमेटी ने ज्ञानवापी स्थित व्यास जी के तहखाने में पूजा पर रोक की मांग की है। मुस्लिम पक्ष ने पूजा स्थल अधिनियम 1991 का हवाला देते हुए जिला जज के फैसले पर रोक की मांग की है। हाईकोर्ट में मस्जिद कमेटी के वकील की बहस पूरी हुई। हिंदू पक्ष की तरफ से विष्णु शंकर जैन ने भी अपनी बात रखी। इस मामले में कल सुबह 10 बजे फिर सुनवाई होगी। ज्ञानवापी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई। हिंदुओं को पूजा की अनुमति के खिलाफ ये सुनवाई हुई थी। मूलवाद पे भी आज सुनवाई होनी है। जो हम लोगों का मूलवाद है शैलेंद्र कुमार व्यास जी का, तो वो 8 तारीख को पड़ गया, लेकिन ये जो एसआई सर्वे हुआ है 18, 20, 22 जो मुकदमा है उसमें जो एसआई ने सर्वे करके रिपोर्ट दाखिल किया है, उस संदर्भ में भी जो है आज मूलवाद पे आज बहस होनी है, सुनवाई होनी है। आपत्ति वगैरह अगर देना चाहेंगे अंजुमन तो आज देंगे।
ये सारी प्रक्रिया अभी बची हुई। आज ये कहा जाए कि कोर्ट की प्रोसेसिंग आज मूलवाद पे है और वो जो तहखाने हैं उस पर भी मांग होगी, चूँकि सुप्रीम कोर्ट में दाखिल है, सुप्रीम कोर्ट भी सुनवाई कर रहा है, वहाँ अभी डेट लग गया है, इसलिए अभी कोई बहुत वो नहीं है। लेकिन यहाँ मूलवाद पे जो राखी सिंह का जो है उस पर आज सुनवाई होनी है। हम लोग तो चाहते हैं कि जो हमारे आराध्य मिले हैं, वजू खाना जिसको कहते हैं, तो जैसे वो कह रहे कि ये फव्वारा है, हम कह रहे हमारा शिवलिंग है, तो उसका भी निस्तारण कैसे होगा? ऐसा ही सर्वे के माध्यम से ही होगा। हम लोग इसीलिए चाहते हैं कि उसका भी सर्वे हो और जो बचे हुए तहखाने और भी 10-12 जितने तहखाने बचे हुए हैं सबका ऐसा ही सर्वे हो। बिहार को लेकर बीजेपी नीत एनडीए में शामिल दलों के बीच सीट बंटवारे पर अभी आम सहमति नहीं बनी है और इस बीच चिराग पासवान की पार्टी लोजपा ने राज्य की 11 लोकसभा सीटों के लिए प्रभारियों का ऐलान कर बीजेपी की परेशानी बढ़ा दी है। लोक जनशक्ति पार्टी ने हाजीपुर, जमुई, खगड़िया, समस्तीपुर, वैशाली, नवादा, गोपालगंज, सीतामढ़ी, वाल्मीकिनगर, जहानाबाद और बेगूसराय में प्रभारियों की नियुक्ति की है। इस कदम को चिराग पासवान की ओर से बीजेपी को यह संदेश माना जा रहा है कि वो इन 11 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारना चाहते हैं। आरजेडी एमएलसी रामबली सिंह चंद्रवंशी बिहार विधान परिषद से अयोग्य घोषित कर दिए गए हैं। बता दें कि उन्होंने हाल ही के दिनों में अपनी पार्टी के साथ साथ सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ भी बयानबाजी की थी, जिसके चलते ही रामबली सिंह चंद्रवंशी को विधान परिषद से अयोग्य ठहरा दिया गया है। खबर लक्सर से, जहां मौसम के मिजाज ने हरिद्वार के किसानों को परेशान कर दिया है। 12 दिन से लगातार हो रही बारिश से गेहूं, सरसों और बरसीम की फसल को नुकसान पहुंच रहा है। 2 दिन पहले क्षेत्र में हुई ओलावृष्टि ने किसानों की सरसों की फसल को भी तबाह कर दिया है। न्यूज इंडिया ने ग्राउंड जीरो पर जायजा लिया और किसानों से बातचीत की है। क्या कहा किसानों ने, आइए आपको सुनाते हैं। सबने करवट बदल ली है। जहां पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी हो रही है, वहीं मैदानी इलाकों में बारिश हो रही है। हम मौजूद हैं हरिद्वार देहात क्षेत्र में और आप देख सकते हैं यहाँ अभी 2 दिन पहले ओलावृष्टि से जो सरसों की फसल थी तबाह हो गई थी। अब लगातार जो बारिश हो रही है उससे गेहूं की फसल को नुकसान पहुंच रहा है। यहाँ कुछ किसान भी हैं और कुछ किसान प्रतिनिधि हैं, उनसे बात करेंगे इस बारिश से कितना नुकसान हुआ है और क्या क्या आगे योजनाएं हैं ताकि किसानों को राहत मिल सके। हाँ जी, आप गन्ना समिति के चेयरमैन भी हैं नागर जी। जिस तरह से पहले ओलावृष्टि हुई थी, लोगों ने यहाँ तक आरोप लगा कि उन्हें सही तरीके से मुआवजा नहीं मिल पाया, लेकिन अब फिर दोबारा मौसम एक बार फिर अपना क्रूर रूप दिखा रहा है। लगातार बारिश हो रही है। कितना नुकसान आप मानते हैं गन्ना और गेहूं की फसल और सरसों में? हमारे किसान की तो इस बार बहुत दुर्गति हो रही है। कुछ पर्वों का ऐसा प्रकोप हो रहा है कि पहले गन्ना नष्ट हो गया हमारे किसानों का। बहुत गन्ना हमारे किसानों का लगभग 70% नष्ट हुआ, 30% बच पाया। अब बारिश हो रही लगातार। अब सरसों जो थी परसों तरसों हमारे यहाँ इतना। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, चुनाव आयोग का एनसीपी को लेकर बड़ा फैसला। शरद पवार को चुनाव आयोग से लगा बड़ा झटका। अजीत पवार गुट ही असली एनसीपी, चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है। अजीत पवार को मिलेगा एनसीपी का सिंबल। चुनाव आयोग का एनसीपी को लेकर ये बड़ा फैसला सामने आ रहा है। शरद पवार को चुनाव आयोग से बड़ा झटका लगा है। अजीत पवार को अब एनसीपी का सिंबल दिया जाएगा। अजीत पवार गुट ही असली एनसीपी, चुनाव आयोग की तरफ से कह दिया गया है। अजीत पवार को अब एनसीपी का सिंबल मिलेगा। चुनाव आयोग की तरफ से बड़ा फैसला सामने आ रहा है। एनसीपी को लेकर यह बड़ा फैसला माना जा रहा है। शरद पवार को चुनाव आयोग से यह बड़ा झटका लगा है। अजीत पवार को एनसीपी का सिंबल दिया जाएगा। अजीत पवार गुट ही असली एनसीपी माना जा रहा है। चुनाव आयोग ने यह साफ कर दिया है, यानी अजीत पवार को अब एनसीपी का सिंबल दिया जाएगा, चुनाव चिन्ह दिया जाएगा। चुनाव आयोग का एनसीपी को लेकर यह बड़ा फैसला सामने आया है। शरद पवार को चुनाव आयोग की तरफ से ये बड़ा झटका लगा है। अजीत पवार गुट को ही अब असली एनसीपी माना जा रहा है। चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि अजीत पवार को ही एनसीपी पार्टी का सिंबल दिया जाएगा, वो ही आधिकारिक तौर पर इसके हकदार हैं। तो चुनाव आयोग का एनसीपी को लेकर ये बड़ा फैसला सामने आ रहा है। शरद पवार को ये बड़ा झटका माना जा रहा है चुनाव आयोग की तरफ से। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद खबरें जारी हैं। और इस वक्त ब्रेक में जाने से पहले हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुभम पांडे हमारे साथ बने हुए हैं। शुभम, क्या कुछ जानकारी और ये बड़ा फैसला निकलकर सामने आ रहा है? बिल्कुल,
बहुत बड़ा झटका लगा है महाराष्ट्र में। शिवसेना के बाद अब एनसीपी में जिस तरह से दो टूट हुई थी, अब एक खेमा शरद पवार का हो चुका था, दूसरा खेमा अजित पवार का। यहाँ पर देखिए चुनाव आयोग ने राज्यसभा चुनाव से पहले अजित पवार खेमा को जो एनसीपी की जो घड़ी जो चुनाव चिन्ह है उसे अजित खेमे को दे दिया, अजित पवार गुट को दे दिया है। यहाँ पर देखिए शरद पवार जो महाराष्ट्र सियासी जो माने जाते हैं, विपक्ष के बड़े चेहरे माना जाते हैं, उनको एक बड़ा झटका यहाँ पर लगते हुए दिखाई दे। और कहीं न कहीं देश की सियासत में चाचा भतीजे की जो कहानी हम सुनते लगातार आ रहे हैं कि जिसमें जो भतीजा होता है वो हमेशा चाचा पर भारी पड़ता है, और एक बार फिर से यहाँ पर अजित पवार अपने जो चाचा है शरद पवार पर भारी पड़ते हुए दिखाई दे। और उनका जो शिवसेना जो एनसीपी है उसको चुनाव चिन्ह मिल जाना ये दर्शाता है कि अब असली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो है वो अजित पवार गुट की होगी। बिल्कुल शुभम, और चुनाव आयोग का एनसीपी को लेकर ये बड़ा फैसला माना जा रहा है क्योंकि लगातार सिंबल को लेकर यहाँ पर रसाकशी चल रही थी, लेकिन अब ये साफ हो चुका है। तो क्या माना जाए शरद पवार अब दूसरे सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे? देखिए अब चुनाव आयोग ये तय करेगा कि आखिर जब चुनाव नजदीक आएंगे तो ऐसे में शरद पवार का जो खेमा है उन्हें कौन सा चुनाव चिन्ह दिया जाए। हालांकि देखिए अब चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ जो शरद पवार का गुट है, खासतौर पर शरद पवार, ये जो है कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं, या कोई 3 सिंबल जिस तरह से उद्धव ठाकरे ने दिया था उस वक्त 2022 में, या इस तरह से ये भी दे सकते हैं या कोई नाम दे सकते हैं। तो ऐसे में चुनाव आयोग उस पर विचार करेगा और उसके आगे मोहर लगाएगा। तो ये देखने वाली बात होगी कि आखिर अब शरद पवार क्या एक्शन लेंगे। अब से थोड़ी देर बाद शरद पवार जो है मीटिंग का दौर शुरू करेंगे, कल भी मीटिंग होगी। ऐसे में अब महाराष्ट्र की सियासत में शिवसेना के बाद एनसीपी जिस तरह से दो टूट हुई तो ये कयास लगाए जा रहे थे कि आखिर दो खेमों में असली एनसीपी कौन होगा, लेकिन यहाँ पर अजित पवार बाजी मार गए हैं। तो राजनीति जो है इस वक्त महाराष्ट्र में और खासतौर पर मुंबई में तेज हो चुकी है। जी शुभम, अजित पवार की तरफ से क्या रिएक्शन मिल रहा है? देखिए फिलहाल जो अजित पवार का खेमा है वो फिलहाल तो खुश है, लेकिन जो शरद पवार का खेमा है वो मीटिंग का दौर शुरू करेंगे और आगे क्या डिसीजन लेना है वो देखा जाएगा। लेकिन अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आएगी, थोड़ी देर बाद प्रतिक्रिया आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन खुशी की बात अजित पवार के खेमे में इस वक्त हो चुका है, क्योंकि 2023 में जिस तरीके से अजित पवार अलग हुए थे, शरद पवार को जो है उनसे विधायकों को अपने साथ मिलाए, महाराष्ट्र सरकार में शामिल हुए, तब से ये चुनावी दांवपेच, माफ कीजिए, जो कानूनी दांवपेच होता है उसमें लगे हुए थे कि कुछ डॉक्यूमेंट जमा किए थे कि हमारे पास इतने विधायक के इतने कार्यकर्ता हैं। तो ऐसे में असली जो एनसीपी है, राष्ट्रीय राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है, वो हम हैं। तो इसी तरह से अब जिस तरह से शिवसेना की जो तस्वीरें हमने सामने देखी, उसी तरीके से अब एनसीपी की भी तस्वीरें साफ हो चुकी हैं और अजित पवार का खेमा ही असली एनसीपी होगा। जी धन्यवाद शुभम इस पूरी जानकारी के लिए। तो अजित पवार गुट ही असली एनसीपी साफ कर दिया गया है चुनाव आयोग की तरफ से। आगे बढ़ते हैं, बिगड़े मौसम का असर ट्रेन यातायात पर नजर आ रहा है। मुरादाबाद लक्सर हरिद्वार और मुरादाबाद लक्सर रुड़की रूट पर ट्रेन का सफर यात्रियों के लिए सोमवार को भी काफी दुश्वार रहा, क्योंकि इस रूट की 5 एक्सप्रेस ट्रेन सोमवार को रद्द कर दी गई, जबकि 10 से ज्यादा गाड़ियां 1 घंटे से 16 घंटे तक लेट होकर चली। रेलवे सलाहकार समिति के सदस्य आफ्ताब खान ने बताया कि रात में घना कोहरा पड़ने से कुछ गाड़ियां निरस्त और कुछ लेट चल रही थी। अब मौसम खुलने पर इनकी स्थिति में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। इससे मुसाफिरों को होने वाली असुविधा कम से कम करने का प्रयास किया जा रहा है। 5 ट्रेनें लगभग रेलवे विभाग ने जो है अभी रद्द की हैं, जिसमें हम यात्रियों की असुविधा के लिए खेद व्यक्त करते हैं। क्योंकि मौसम ख़राब है और आने वाले दिनों में कुछ ज़्यादा ही क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी जारी करी गई है कि फॉग होगा, तो फॉग की वजह से जो ट्रेनों का संचालन होता है उसमें कहीं ना कहीं कमी आती है और जिससे कि यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ता है। मगर रेलवे हमेशा ये प्रयास करती है कि यात्रियों को किसी भी प्रकार की कठिनाइयाँ ना हो, इसीलिए जो एक्सप्रेस ट्रेनें हैं, जो मेल ट्रेनें हैं, उनमें हम लोगों ने एसी कोच की व्यवस्था की है। तो मौसम के आगे सभी लोग बेबस हो जाते हैं, रेलवे प्रशासन भी बेबस हो जाता है। इसीलिए लक्सर में अभी जो आप देख रहे हैं कि ट्रेनों का आवागमन, ट्रेनें लेट चल रही हैं और यात्रियों को असुविधा हो रही है। तो आने वाले टाइम में मौसम जैसे ही साफ होगा, ट्रेनें अपने। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा इन दिनों झारखंड में है। यात्रा के दौरान राहुल ने जनता को संबोधित किया और INDIA गठबंधन पर राहुल गांधी ने कहा, ममता बनर्जी पूरी तरह से गठबंधन का हिस्सा हैं और अधिकांश अन्य सदस्य जो INDIA गठबंधन का हिस्सा हैं वो अभी भी गठबंधन के सदस्य हैं। हालांकि नीतीश कुमार ने गठबंधन छोड़ दिया है और बीजेपी में चले गए हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनके जाने की क्या वजह है। हम बिहार में INDIA गठबंधन के रूप में लड़ेंगे, इसलिए मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि हमारे कई साथी गठबंधन का हिस्सा नहीं है। Lots of our partners are. That's actually not true. If you look at Mamta ji's statements, Mamta ji is very much part of the India Alliance.
and most of the other members who are part of the India Alliance are still members of the India Alliance. Of course, Mr. Nitish Kumar has left the India Alliance and he's gone to the BJP. You can guess as to what the reasons are for him leaving. That's fine. We'll fight in Bihar as the India Alliance. So I don't agree that lots of our partners are not part of the alliance. Haji. Also, there's a negotiation going on. There are there is conversation about seats. These are negotiations. So there is posturing and that is normal. और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद खबरें जारी हैं।